कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सावी बाहर देख रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, लेकिन क्या? आधे घंटे में दोनों ऑफिस पहुंच गए। अंकेश बोला, मेरे केबिन में आओ, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, बोलकर बाहर निकल गया। सावी कुछ देर बाद उसके केबिन में आई तो दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है? सावी बोली, कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस करना है? अंकेश बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे। सावी ने एक नज़र उसे देखा जो उसे ही देख रहा था, तो फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें जो करना है वो बोलो। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ है? सावी वैसे ही खड़ी रही, ना कुछ बोला और ना ही एक इंच हिली। अंकेश बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सावी बोली, तुम्हें मारने की प्लानिंग। अंकेश बोला, सच में? तुम्हें लगता है मुझे मारना इतना आसान है? सावी बोली, मुश्किल भी नहीं है। जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया, मैं आज उसी की फैमिली के लिए और उसके लिए खाना बना रही हूँ। सोच सकते हो कितना घुटन हो रहा होगा मुझे? अंकेश बोला, उनका मरना ज़रूरी था। सावी बोली, वो सब डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? अंकेश बोला, वो मेरे लिए काम करता था। अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। सावी बोली, मेरे माँ और भाई की क्या गलती थी, और अगर सबको मारा तो मुझे क्यों छोड़ा? अंकेश उसे छोड़कर खिड़की के पास आते हुए बोला, तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम्हारे अंदर उसका खून नहीं था, होता तो मार देता। सावी बोली, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि अपनी अय्याशी के लिए मुझे बचा कर रखा था, कि जब मर्जी तब आकर? तड़ाक के आवाज़ से केबिन गूंज गया। सावी का सर टेबल से लग गया, जहां हल्का हल्का ब्लड निकलने लगा। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऐसा कुछ भी करने के लिए अंकेश ठाकुर को ना कल लड़कियों की कमी थी ना आज है। जब जैसे चाहूँ जहाँ वहाँ कोई भी लड़की मेरे सामने बिछने के लिए तैयार है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अंकेश ठाकुर हूँ। लेकिन अंकेश ठाकुर हर लड़की को अपने पास आने का मौका दे, इतना लूज कैरेक्टर नहीं है मेरा। और मैंने पहले ही बोला था और मौके भी दिए थे, लेकिन शुरुआत तुमने किया है। और जो एक बार मेरे पास आ गया उसकी बस एक ही रिहाई है, और वो है मौत। मौत से पहले ना वो कहीं भाग सकता है और ना मैं कहीं भागने दूंगा। बोलकर गोद में उठाया और अंदर रूम में लाकर बेड पर बैठाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके सर से ब्लड साफ किया और हल्का सा फूंक मारकर दवा लगाकर पट्टी करते हुए बोला, आ गया गुस्सा? लग गया ना चोट? क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? जैसे चल रहा है वैसे चला नहीं सकती हो? एक फैमिली तो दिया है ना, समझ नहीं आ रहा है? सावी कुछ नहीं बोली तो उसका चेहरा हाथ में लेते हुए बोला, वो तुम्हारा बाप नहीं था, उसने तुम्हें बचपन में उठाया था तुम्हारी फैमिली को वक्त आने पर ब्लैकमेल करने के लिए। वक्त आएगा तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूंगा, यकीन कर लेना। लेकिन उसके पहले आज वाली हरकत फिर कभी मत करना। पहले ही काफ़ी माफ़ कर चुका हूँ, अब आराम करो। बोल उसका सर चूमते हुए बाहर चला गया। सावी बोली, सब झूठ। अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन वक्त मेरे हाथ में आएगा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। तुम्हें मैंने अपने फैमिली के पास नहीं भेजा तो मेरा नाम भी सावी नहीं। अंकेश आकर काम में बिजी हो गया और सावी ने गुस्से में आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद अंकेश किसी को कॉल करते हुए बोला, जिसके बारे में पता करने के लिए बोला था पता किया अभी तक, या फिर तुम लोगों से एक इंसान भी नहीं मिल रहा है तो मैं आकर खोज रहा हूँ? स्टीफन बोला, नहीं बॉस, बस 24 घंटे और दे दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। अंकेश बोला, इस बार ना नहीं सुनना, मुझे याद रखना। बोलते हुए फ़ोन टेबल पर रखकर सर सीट से लगा लिया। कुछ देर बाद याद आया, सावी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी हो जाए उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो उठकर अंदर आया। वो सर बेड से टिकाकर सो रही थी। अंकेश उसके पास आकर बैठते हुए बोला, कितनी आसानी से कोई बात कह देती हो, जबकि अंकेश ठाकुर बेगुनाहों को कभी नहीं मारता और गलती करने वालों को कभी छोड़ता भी नहीं। बोल बाल कान के साइड में किया और सर पर प्यार से चूमते हुए बोला, यकीन है एक दिन तुम समझ जाओगी कि झूठ मैं नहीं बोलता, कायर नहीं हूँ। जो करता हूँ सामने से करता हूँ, चाहे उसके लिए मौत से भी लड़ना क्यों ना पड़े, सब मंजूर है। सावी ने आंखें नहीं खोला तो वो उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सावी आंखें खोलते हुए बोली, सब झूठ, कुछ भी सच नहीं है। अपनी गलती छुपा रहे हो तुम। सर में हल्का हल्का दर्द अभी भी हो रहा था।
तो सर पकड़ते हुए बोली, गलती करने के बाद माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं अंकेश ठाकुर, और तुम्हें भी पता है कि तुमने पहली गलती मेरी फैमिली को मार कर किया और दूसरी मुझे यहाँ कैद करके। दरवाज़ा खुला तो वापस से आंखें बंद कर लिया। अंकेश अंदर आकर दवा और जूस टेबल पर रखते हुए बोला, उठकर दवा खाओ, उसके बाद आराम करो। सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, पता है जाग रही हो इसलिए बोल रहा हूँ, दवा खा लो, उसके बाद आराम से गुस्सा करना। सावी ने आंखें खोल दिया। अंकेश बोला, गुड। सावी बोली, मेरी चिंता करने की तुम्हें नहीं लगता कि कोई ज़रूरत नहीं है? अंकेश उसके हाथ में दवाई रखते हुए बोला, मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? मेरी बीवी हो और ये मेरा फ़र्ज़ और जिम्मेदारी भी। सावी बोली, मारने के बाद दवा खिलाना ये सब तुम्हारा फ़र्ज़ है? अंकेश बोला, गुस्सा तुमने दिलाया था मुझे, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। सावी बोली, फिर से दिला रही हूँ, एक काम करो, इस बार गोली मार दो, ठीक है? हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। अंकेश कुछ नहीं बोला। सावी बोली, अब गुस्सा नहीं आ रहा है? अंकेश उसके पास बैठते हुए बोला, दवा खाओ। सावी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे कुछ भी कहने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, याद रखना, क्योंकि तुम जो थे हो वही रहोगे और मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, समझे? क्योंकि तुम उसी के काबिल हो। बोलकर छोड़ दिया। अंकेश बोला, दवा खाओ। सावी बोली, नहीं खाना है। अंकेश बोला, देखो। सावी बोली, फिर से मारना है? मैं तैयार हूँ। अंकेश उसके मुंह में दवाई डालकर पानी मुंह से लगाकर हाथ पीछे से पकड़ते हुए बोला, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ, ये बात भी याद रखना। सावी को अब दवा गले से उतारना पड़ा। अंकेश ग्लास साइड में रखकर उसके होठों को चूमते हुए उसे देखकर बोला, तुम्हें जो कहना है कह सकती हो, जो सोचना है सोच सकती हो, क्योंकि तुम अंकेश ठाकुर की बीबी हो। इतना हक दिया है मैंने तुम्हें। सावी ने उसे पीछे धक्का देना चाहा, लेकिन अब वो 1 इंच भी नहीं हिला। सावी उसे घूर रही थी। अंकेश बोला, ऐसे गुस्सा दिखाती हो तो मुझे और भी क्यूट लगती हो, इसलिए सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी ये सब कहने से अब कुछ करूँगा। इसलिए अब आराम करो, गलती मैंने किया है तो आज सारा काम मैं करूँगा, बोलकर बाहर चला गया। सावी सारा सामान फेंकते हुए, समझता क्या है अपने आप को, राक्षस कहीं का, जब देखो तब बस अपनी मर्जी करनी होती है, नहीं रहना मुझे यहाँ इसके साथ। अंकेश अब वापस आकर काम में बिजी हो गया, क्योंकि अब दोनों का काम उसे ही अकेले करना था। शाम को लेट होने की वजह से अंकेश का फ़ोन बजा, देखा तो दादाजी का था, तो फ़ोन उठाते हुए बोला, दादू आज लेट हो जाएगा, आप खाना खाकर आराम कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। दादाजी कुछ बोलते तब तक उनका फ़ोन कट चुका था। दादाजी बोले, ये लड़का भी ना, पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में, कितना काम करेगा। तविश बोला, क्या हुआ दादू, भाई नहीं आ रहे हैं क्या? दादाजी बोले, एक वो है जिसे काम से टाइम नहीं है और एक तुम हो जिसे काम के लिए टाइम नहीं है। तविश आकर उनके पास बैठते हुए बोला, दादू कर लूँगा काम, वैसे भी आपने भाई ने डैड ने इतना काम किया है कि मैं ना करूँ तो भी कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। दादाजी बोले, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। तविश बोला, हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ तो पक्का हो जाएगा। दादाजी बोले, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अंकेश आए तो बता देना। तविश बोला, बिल्कुल, आप आराम कीजिए। दादाजी अपने रूम में चले गए तो अंकेश किचन में आते हुए बोला, क्या बन रहा है, क्या मैं कोई हेल्प करूं? कुक ने उसे देखा और फिर काम करते हुए बोला, नो सर, मैं कर लूँगा। तविश बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोलकर बाहर चला गया। अंकेश अभी भी काम कर रहा था, उसका दोबारा फ़ोन बजा तो उठकर खिड़की के पास आते हुए बोला, बोलो। स्टेफन बोला, बस सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन इसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। अंकेश बोला, ज़रूरी है? स्टेफन बोला, यस बॉस। अंकेश बोला, ओके, देखता हूँ, बोलकर फ़ोन रख कर बाहर देखते हुए बोला, अब तुम्हें जल्द तुम्हारी असली पहचान दूंगा, उसके बाद अब तुम आज़ाद हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। रात को दादाजी उसका वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया, दोनों नहीं आए। कॉल किया तो अंकेश ने उन्हें खाना खाकर सोने को बोल दिया, क्योंकि आज वो घर नहीं जाना चाहता था कि कहीं उन्हें ये ना पता चल जाए कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सावी को कितनी बार खाना खाने के लिए बोला, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया और अभी भी खाना नहीं खाया था। अंकेश अंदर आते हुए बोला, हम आज घर नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम खाना खाकर यहीं सो जाओ। सावी कुछ नहीं बोली, अभी भी बाहर खिड़की के सामने देख रही थी।
अंकेश उसके पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसे देखा तो आंखें लाल थी और गुस्सा अभी भी सुबह वाला ही दिख रहा था या फिर उससे भी ज़्यादा। अंकेश उसे बेड पर बैठाते हुए नीचे बैठ गया। कुछ देर तक रुकने के बाद बोला, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है। और अपने कमर के पीछे से गन निकालकर उसके हाथ में रखते हुए बोला, गोली मार दो मुझे। उसके बाद साध्वी ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। अंकेश को कुछ समझ नहीं आया, इतना गुस्सा थी तो ये कौन सा तरीका है। 2 मिनट बाद उसे खुद से दूर करते हुए उसे देखा और जल्दी से उठकर ड्रॉवर चेक किया तो वहाँ शराब की बोतल गायब थी। सावी उसके पास आई और अलमारी से लगाते हुए बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे अनाथ बनाया है और आज तक मुझे बेवकूफ़। तुमने बस मेरा फ़ायदा उठाया है और कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देते, लेकिन नहीं, तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ है। सावी बिल्कुल क्यूट सा फेस बनाकर बोल रही थी। अंकेश हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, और अभी तुम ये क्या कर रही हो? मेरा फ़ायदा क्यों उठाना चाहती हो और बोल रही हो मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है? सावी उसके शर्ट के बटन खोलते हुए, क्योंकि तुमने मुझसे शादी किया है और हमेशा अपनी मनमानी करते हो, इसलिए आज मुझे जो मर्जी मैं वही करूँगी, समझे? तब तुम्हें पता चलेगा बिना किसी की मर्जी के किसी के साथ कुछ भी करने पर कैसा लगता है। अंकेश बोला, देखो तुम। सावी बिना उसे बोलने का मौका दिए वापस से उसे किस करने लगी। अंकेश ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन आज उसके ऊपर नशा कुछ ज़्यादा ही हावी था। कुछ देर बाद वो भी उसका साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद सावी उसे देखते हुए बोली, तुमने मेरी फैमिली को मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। अंकेश बोला, तो प्यार क्यों कर रही हो? सावी बोली, ये मैं तुम्हारा सारा वापस कर रही हूँ, जितना तुमने मुझे परेशान किया है सब कुछ। अंकेश अब उसे उठाकर बेड पर रखते हुए बोला, मैंने तो इससे ज़्यादा किया था, लेकिन तुमने तो। सावी ने उसे देखा और आंखें बंद करके उसे अपने करीब खींच लिया। अंकेश उससे दूर हटने को हुआ, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और उसके पास आते हुए बोली, अंकेश ठाकुर, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू, बोलकर उसके सीने पर मारने लगी। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए, सुबह का बदला ऐसे ले रही हो तो ठीक है, पहले होश में आ जाओ, फिर आराम से जो करना है कर सकती हो। सावी उससे दूर होते हुए बोली, तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ। बोलते बोलते रोने लगी। अंकेश बोला, देखो मेरी बात सुनो। उसे सावी का रोना अच्छा नहीं लगा। सावी बोली, नहीं, तुम सच में जानवर हो। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई सबको मारते हुए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरी फैमिली थी और तुमने सबको मुझसे छीन लिया। अंकेश बोला, देखो सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। सावी बोली, नहीं ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है। अंकेश बोला, ठीक है, सुबह चली जाना, लेकिन अभी तो सो जाओ। सावी बोली, तुम मुझे नहीं जाने दोगे? अंकेश बोला, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलना है? सावी ने उसे देखा तो अंकेश बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा तुम्हें। सावी बोली, झूठ बोल रहे हो? अंकेश बोला, सच बोल रहा हूँ। सावी बोली, लेकिन तुमने तो उन्हें मार दिया। अंकेश बोला, वो जिंदा हैं। सावी बोली, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंकेश बोला, सो जाओ, सब कुछ हो सकता है। सावी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, प्रॉमिस करो। अंकेश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, पक्का प्रॉमिस, अब सो जाओ। सावी बोली, लेकिन वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। अंकेश बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अब सो जाओ, वरना मुझे तुम्हें नींद दिलाना अच्छे से आता है। सावी बोली, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो तुमने। अंकेश आगे बढ़कर उसे खींचकर अपने बाहों में भर लिया। सावी ने उसे धक्का मारने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह सावी सर पकड़कर उठते हुए बोली, सर क्यों फट रहा है? अंकेश बोला, अच्छा हुआ दादू ने नहीं देखा, वरना तुमने तो मुझे घर से निकलवाने का प्लान कर लिया था। जब पीना था तो बोलकर पीती, अकेले कौन पीता है? मैं भी साथ में पी लेता। लो, काफ़ी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। सावी उठकर जाने लगी। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अभी भी नाराज हो? कल के लिए सॉरी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सावी उसका हाथ झटकते हुए बोली,
तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है और तुम भी मत करना, क्योंकि जब जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि तुम मेरी फैमिली के कातिल हो और कुछ भी नहीं। अंकेश अब उसके पास आते हुए बोला, तो कल अपने बाप के कातिल के पास क्यों आई थी? उसे क्यों छुआ तुमने? तब तुम्हें याद नहीं आया कि इन हाथों से मैंने तुम्हारे उस बाप को मारा था जिसने मेरे नाम पर कितनों का घर उजाड़ा था? सावी बोली, झूठ बोल रहे हो आप। अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी और पर इल्ज़ाम लगाना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? अंकेश बोला, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, फिर भी तुमने मेरा इतना बड़ा लॉस किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। सावी बोली, तो तुम्हारे सामने हूँ मैं, मार डालो। अंकेश बोला, तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। सावी बोली, इसे मतलबी कहते हैं, जो अपने मतलब के लिए सामने वाले को जिंदा रखता है। अंकेश हंसते हुए बोला, मतलबी कहते हैं तो फिर ये क्या किया तुमने? बोल अपना शर्ट कंधे से नीचे किया तो उसके कंधे पर दांत के गहरे निशान थे। अंकेश बोला, इतना कुछ करने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ा, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम होश में नहीं थी और बेहोशी का फ़ायदा उठाने वालों में तुम आती हो। मैं तो पूरे होश में जवाब देता हूँ। बोल उसे पीछे से पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। 2 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो दूर होते हुए बोला, याद रखना, सारे का बदला लूँगा, वो भी सूद समेत। बहुत परेशान किया है रात भर मुझे। सावी ने उसे घूरा तो बाहर जाते हुए बोला, काफ़ी पी लेना, नहीं तो मुझसे पीना है तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, बोलकर बाहर निकल गया। सावी अभी भी बस उसे जाते हुए घूर रही थी, फिर खुद से बोली, सरप्राइज माई फूड। सावी कुछ देर बाद बाहर आई, लेकिन सर में अभी भी दर्द हो रहा था। अंकेश बोला, चलो। सावी बोली, कहाँ जाना है? अंकेश उसके पास आते हुए, हनीमून पर। रात को तुमने ही बोला था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, जबकि तुम्हारा ड्रीम था हम मनाली में अपना हनीमून करें और उसके बाद 2 बच्चे, एक लड़की जो कि मेरी तरह और लड़का वो तो वैसे भी मेरी तरह ही होगा। तो चलो, देर किस बात का है? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सावी उसे धक्का मारकर आगे जाते हुए बोली, बकवास करने में पीएचडी कर लिया है तुमने, लेकिन मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकेश बोला, अरे बीवी सुनो तो, सच में इंडिया जाने की बात कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ लगे हाथ तुम्हारा ड्रीम भी पूरा हो जाता और हमारे बच्चे। सावी ने रुककर उसकी तरफ देखा। अंकेश उसके पास आते हुए, हम सच में इंडिया जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद फिर से तुम्हारे अंदर का पुलिस जागा तो याद रखना। अंकेश ठाकुर हर बार माफ़ करे ज़रूरी नहीं है और जान ले ले ये भी ज़रूरी नहीं है और तुम्हारे आंसुओं को देखकर पिघल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए कोई गलती करने से पहले याद रखना कि तुम अंकेश ठाकुर की बीवी बन चुकी हो, जिसकी पहचान दिलाने के लिए वो इंडिया जा रहा है। बाकी तो तुम समझदार हो, जो मैं अच्छे से जानता हूँ। बाहर आओ, इंतज़ार कर रहा हूँ। और एक नज़र उसे देखकर बाहर निकल गया। सावी कुछ देर तक सोचने के बाद बाहर आई तो वो अंदर उसी का इंतज़ार कर रहा था। ड्राइवर ने गेट खोला तो आकर बैठ गई। अब गाड़ी में शांति थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचे। दादाजी बोले, कल घर क्यों नहीं आए तुम दोनों? इतना भी क्या काम कि घर भी भूल जाओ और ऑफिस में ही घर बसा लो। अंकेश बोला, दादू सॉरी, वो बस ज़रूरी काम था, आप अपना ध्यान रखना, हमें इंडिया जाना है, कुछ काम है। दादू बोले, लेकिन इतनी जल्दी में ऐसा भी क्या काम है कि तुम? अंकेश बोला, बस इतना समझ लीजिए कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। दादाजी बोले, बहू भी जा रही है? अंकेश बोला, जी हम जल्दी आ जाएंगे, या फिर आप भी चलिए हमारे साथ, एक बार और घूम आइए। दादाजी बोले, नहीं तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ इंतज़ार कर लूँगा, वैसे भी यहाँ कोई तो होना चाहिए, नहीं तो सब ऐसे ही मनमानी करेंगे। अंकेश थैंक यू बोलकर अंदर चला गया। कुछ देर में फ्रेश होकर कपड़े पैक करते हुए बोला, पैकिंग कर लो। सावी उसे देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अब इसके दिमाग में अचानक से क्या हो गया जो ये इंडिया जाना चाहता है। कहीं वापस जाने में कोई प्लान तो नहीं है? अंकेश ने उसे अभी भी वैसे ही खड़ा देखा तो उसके पास आकर उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, क्या है, नहीं जाना तो मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन तुम्हें मिलना था ना, तो चलो सबसे मिलवाता हूँ। सावी बोली, तुम? अंकेश वापस आकर अपना बैग चेक करते हुए, पैकिंग कर लो, मैं नहीं करने वाला, और इतनी जल्दी चलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग तो अभी से सोच लो।
सावी बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब ये क्या नया ड्रामा है और मुझे नहीं जाना कहीं भी, क्योंकि? अंकेश बोला, नहीं जाना तो भी चलना है और मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी के लिए मैंने सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, तो रिलैक्स होकर पैकिंग करो। सावी बोली, तुम हर बात के लिए? अंकेश उसे बीच में रोकते हुए, कर सकता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हारी तरह सुबह शाम एक बात को लेकर ठहर नहीं सकता, इसलिए अब जल्दी से पैकिंग करो, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सावी अभी भी खड़ी उसे देख रही थी। अंकेश ने उसे अभी भी हिलते नहीं देखा तो अपना बैग रखते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें कुछ नहीं लेकर जाना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को फ़ोन करते हुए बाहर निकल गया। सावी बैठते हुए बोली, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? अब कौन सा ये नया ड्रामा है? लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम अपने प्लान में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अंकेश अंदर आते हुए बोला, ठीक है, हम बस निकल रहे हैं, तुम आगे का जो भी हो संभाल लेना, मुझे पुलिस का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, इसके लिए उनके मुंह में जितना भरना है भर देना, चाहे वो डीआईजी हो या फिर कमिश्नर, सबको खरीद लो। वैसे भी ये सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलते हैं, बाकी इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। तो तुम? बोलते हुए फ़ोन रखकर सावी को देखा और चलने को बोलकर बाहर निकल गया। दादाजी दोनों को अच्छे से जाने को बोल और अपना ध्यान रखने और जल्दी आने को बोल दिए, और अंकेश को सावी का ध्यान रखने को बोले तो उसने सर हाँ में हिला दिया और दादाजी से परमिशन लेकर उसके साथ बाहर निकल गया। दूसरे दिन इंडिया में अंकेश सावी के साथ बाहर आया तो उनके लिए गाड़ियां पहले ही तैयार थी। स्टीफन ने दोनों को आने को बोल गाड़ी का गेट खोल दिया। 2 मिनट बाद उनकी गाड़ियां हवा से बातें करने लगी। अंकेश अपना लैपटॉप खोलकर उसमें बिजी हो गया और सावी बाहर देखने लगी। कितने दिन बाद वो इन सड़कों को देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक खूबसूरत सपना हो। अंकेश की गाड़ी खाली सड़क पर भागे जा रही थी और उसके आगे पीछे कुछ और गाड़ियां जो उसको कवर करते हुए चल रही थी। सावी खिड़की से बाहर देखने में बिजी थी और अंकेश अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी था। अंकेश बोला, बगल में इतना स्मार्ट हस्बैंड है और तुम्हें पत्थरों से प्यार है, क्या बात है, या मेरी किस्मत ही खराब है? सावी ने उसे देखा तो वो अभी भी अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था और वैसे ही बोला, ऐसे ही देखा करो, अच्छा लगता है। सावी बिना कुछ बोले वापस से बाहर देखने लगी। अंकेश बोला, कुछ नहीं हो सकता है। सावी बोली, सही बोल रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अंकेश लैपटॉप बंद करते हुए, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं थक गया हूँ, तो पहले आराम करूँगा, उसके बाद देखते हैं। ड्राइवर ने अंदर आकर गाड़ी रोकी। अंकेश बोला, आ गया तुम्हारा घर, चलो, और अपने बाहर निकल गया। तो सावी भी बाहर निकल गई। सामने देखते हुए अब खुद से बोली, ये घर है या बंगला? इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो इन ईंट पत्थरों को सजाने में खर्च कर देते हैं? अंकेश ने उसके कमर में हाथ डाला तो उसे होश आया। अंकेश बोला, चलें। सावी उसके साथ अंदर आ गई। ये घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी, इसमें कोई शक नहीं था। अंकेश रूम में आते हुए बोला, आज से ये तुम्हारा भी रूम है। सावी के लिए ये कोई रूम नहीं बल्कि 10 लोग सो सके उतना बड़ा रूम था और बाकी चीज़ें बारीकियों से रखी हुई थी। अंकेश बोला, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तब तक तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, जो जैसे लेना है ले लेना। बोलते हुए बाथरूम में चला गया। सावी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। पूरा घर सिक्योरिटी से भरा हुआ था। इसके अंदर और बाहर किसी का जाना आना इम्पॉसिबल था। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो बाहर गई, जहाँ कुछ मेड उसके लिए कपड़े लेकर खड़ी थी। सावी ने एक साड़ी पहनने के लिए लिया और बाकी वापस से भेज दिया। अंकेश बाहर आया तो सावी बिना उसे देखे अंदर जाने लगी। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यार एक बार देख तो लो, इतना भी खराब तो नहीं है तुम्हारा हस्बैंड। सावी बोली, हाथ छोड़ो। अंकेश बोला, और अगर मैं साथ चलकर तुम्हारी हेल्प करूं तो? सावी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। अंकेश बोला, अभी भी नाराज़ हो? सावी ने उसे देखा और हाथ छुड़ाकर अंदर चली गई। अंकेश बोला, कोई नहीं, बाहर आओ, फिर देखता हूँ आज कहाँ भागती हो। सावी अंदर आई और सावरान करके उसके नीचे खड़ी हो गई। अंकेश तैयार हो रहा था, दादाजी का कॉल आया तो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सावी बाहर आई, तैयार हुई, तब तक एक मेड उसके पास आकर बोली, मैम सर बुला रहे हैं लंच के लिए।
सावी बोली आ रही हूँ, तो वो बाहर चली गई। अंकेश डाइनिंग टेबल पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सावी बाहर आई तो उसे ही देखने लगा। साड़ी में उसका इंडियन लुक और फिगर देखकर उसके हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जानबूझकर तुम्हारा पेशेंस चेक कर रही है अंकेश ठाकुर। माना वो तुम्हारी बीबी है, फिर भी तुम कंट्रोल करो। अभी गुस्सा है तुमसे, और ऐसे देखोगे तो उसको एक और रीज़न मिल जाएगा तुमसे लड़ने का और कुछ भी बोलने का, जो फिलहाल में मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। सावी आकर उसके सामने बैठ गई और खाना निकालकर बिना कुछ बोले खाने लगी। अंकेश ने उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले वो भी आराम से खाने लगा। कुछ देर बाद स्टीफेन आकर कुछ दूर पर खड़ा हो गया। अंकेश ने उसे इशारे से स्टडी रूम में चलने को बोला तो वो सर हाँ में हिलाकर स्टडी रूम में चला गया। 10 मिनट बाद सावी बोली, मुझे मेरे घर जाना है, तुम सिक्योरिटी भेज सकते हो, मुझे कुछ लेना है, वहाँ से लेकर आऊँगी। अंकेश ने उसे देखा और फिर उठते हुए बोला, वहाँ की सारी चीज़ें स्टोर रूम में हैं, तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना खाकर रूम में आराम करो, बोलकर स्टडी रूम में चला गया। सावी उसे जब तक चला नहीं गया तब तक देखती रही। अंकेश अंदर स्टडी रूम में आया और चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? यहाँ की सब ठीक तो है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टीफेन बोला, बॉस सब ठीक है, और उसके सामने एक फ़ाइल रखते हुए बोला, जो आपने बोला था सब कुछ इस फाइल में है, और डीएनए के लिए मैम का ब्लड ज़रूरी है, इसलिए। अंकेश बोला, मिल जाएगा। डीएनए रिपोर्ट के बाद उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि उनकी बेटी अब मेरी बीबी है। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम वापस से यहाँ से चले जाएंगे। स्टीफेन बोला, यस बॉस, सब हो जाएगा, बोलकर बाहर निकल गया। अंकेश फाइल देखते हुए खुद से बोला, अब वक्त आ गया है सारे कैरेक्टर से तुम्हें मिलाने का। बीबी देखना, बस खुद को संभाल लेना, बाकी तो मैं हूँ, डोंट वरी। 2 दिन बाद अंकेश तैयार होते हुए बोला, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। सावी ने उसे देखा और अपने बुक में बिजी हो गई तो अंकेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये लड़की इतना कुछ होने के बाद भी उसकी बात नहीं सुनती है। दुनिया उससे डर जाए, लेकिन इसकी आंखों में डर और खौफ का एक कतरा भी नहीं दिखता है। सावी बोली, क्या घूर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अंकेश उसके पास आकर उसके हाथ से बुक लेकर साइड में रखते हुए बोला, तुम्हारे काम से जा रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। सावी बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो? अंकेश बोला, तुम्हें अपने माँ बाप से नहीं मिलना? सावी की आंखें अचानक से छोटी हो गई। अंकेश बोला, मिलना है तो चलो, वरना अगर आज नहीं मिली तो फिर दोबारा कोई मौका नहीं दूंगा। सावी बोली, झूठ बोल रहे हो तुम, है ना? अंकेश बोला, यार तुम्हें। फिर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, इतना नुकसान किया मेरा, तुमने फिर भी सही सलामत हो, अंकेश ठाकुर के इतना करीब हो, और तुम्हें लगता है कि अभी भी मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तो ठीक है, लेकिन आज के बाद फिर कभी इन सब बातों का जिक्र नहीं करोगी। सावी उठते हुए बोली, ये सब तुम? अंकेश उसे पीछे से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, मुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, क्योंकि मैं अंकेश ठाकुर हूँ और जो चाहे हासिल कर सकता हूँ। सावी बोली, तो फिर तुम? अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए, तुम्हें एक बार यकीन दिलाने के लिए कि मैंने जो बोला था सच बोला था, वो तुम्हारा बाप नहीं है। सावी उसका हाथ हटाते हुए बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? क्या पता ये सब तुमने क्रिएट किया हो, कौन सा ये सब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है? अंकेश बोला, डीएनए रिपोर्ट तुम देख सकती हो, और अब तैयार होकर बाहर आ जाओ, इंतज़ार कर रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। सावी को समझ नहीं आ रहा था ये सब झूठ है या सच है। आखिर हो क्या रहा है? आज तक जिसको फैमिली माना, क्या सच में ये उसकी फैमिली नहीं थी, या फिर अंकेश की कोई नई चाल है उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए? लेकिन फिलहाल में उसने देखकर ही सोचना बेहतर समझा और तैयार होने चली गई। अंकेश बाहर स्टीफेन से बात कर रहा था। स्टीफेन बोला, बॉस, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अंकेश बोला, आज तक कभी सोचा नहीं था कि अंकेश ठाकुर को उसके सबसे बड़े राइवल से इस तरह मिलना होगा, लेकिन चलो, अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तेजा ने जाते जाते भी मेरा काम ही किया है। अब बलबीर ठाकुर को पता चलेगा कि अंकेश ठाकुर कोई और नहीं बल्कि अब उसका दामाद है। फिर स्टीफेन की तरफ देखते हुए बोला,
और तेजा की वाइफ और उसका बेटा तो सही सलामत है ना? स्टीफन बोला, यस बॉस, सब ठीक है। अंकेश बोला, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि मैं आते ही खून खराबा नहीं चाहता। स्टीफन बोला, यस बॉस। सावी बाहर आई तो स्टीफन वहाँ से बाहर निकल गया। अंकेश की नज़र सावी पर पड़ी, जैसे कुछ देर के लिए उसके ऊपर ही थम गई। कानों में बड़े बड़े झुमके और प्रिंटेड शिफॉन साड़ी में उसकी कमर साफ दिख रही थी। अंकेश खुद से बोला, ये यहाँ आकर मुझे कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं जितना इग्नोर कर रहा हूँ उतना मेरा ध्यान भटकाना चाहती है, और हो भी क्यों ना। आखिर बलबीर ठाकुर की खून जो ठहरी तो इतना आकड़ ना हुआ तो फिर क्या हुआ, सोचकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सावी ने उसे देखा तो जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, चल रही हो, लेकिन तुमने तो कहा था। सावी उसे क्रॉस करते हुए बोली, चल रहे हो या फिर? अंकेश बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? याद रहे बीवी का हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें, और अगर चाहती हो तो। सावी रुकते हुए बोली, सोचना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अंकेश बोला, सोच लो। सावी बोली, सोच लिया है, वो भी बहुत पहले। तुमसे तो मुझे तुम्हारे शब्द भी नहीं चाहिए, हक तो बहुत दूर की बात है। अंकेश का ध्यान अब उसके मांग पर गया जो सुना था, तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है मत लो, लेकिन कुछ अधूरा है और वहाँ जाने से पहले पूरा करना है। बोलते हुए रूम में लाया और इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला तो अपने अलमारी का सिगरेट लॉक खोलकर उसमें से सिंदूर की डिब्बी निकाली। अभी सावी कुछ समझती उससे पहले ही उसकी मांग भरते हुए बोला, ठाकुरों की बीबिया सुनी मांग बाहर नहीं जाती, और उसके हाथ में डिब्बी रखते हुए बोला, मेरी माँ की है, इसे फेंकना मत, मैं बाहर हूँ, आ जाओ, बोलकर निकल गया। सावी कुछ देर तक अपने हाथ में रखी हुई डिब्बी को देखती रही, फिर कुछ सोचकर अपने पर्स में रख लिया और बाहर आई। अंकेश गाड़ी के पास उसी का इंतजार कर रहा था तो पीछे का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया और उसके बाद दोनों बैठकर वहाँ से निकल गए। जैसलमेर, एक बड़ी सी हवेली के बाहर ठाकुर निवास लिखा हुआ था। अंदर बलवीर ठाकुर शांति से हाल में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। घर पर सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था आज फेस्टिवल है। मृत्युंजय ठाकुर, बलवीर ठाकुर के छोटे भाई, उनके पास आते हुए बोले, भाई साहब, आपको क्या लगता है अंकेश ठाकुर सच बोल रहा है? वो हमारी बिट्टो है? बलबीर कुछ सोचते हुए, वो हमारी बेटी है, उसे पहचानने में हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, छोटी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। और तेजा ने हमारी बेटी को उठाया था, और इस बात का कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक मामूली सा नौकर का बेटा हमारे साथ कभी ऐसा कुछ करेगा। लेकिन उसने हमें वो घाव दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। लेकिन आज अगर तेजा जिंदा होता तो हम उसका वो हाल करते कि उसकी रूह भी मुझसे भीख मांगती, लेकिन भीख भी मैं उसकी झोली में नहीं डालता। आज 22 साल से तड़पा हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। आज 22 साल बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की खुशियाँ वापस आ रही हैं। मृत्युंजय बोला, भाई साहब, लेकिन अंकेश से हमारी बच्ची से शादी कर लिया है। आपको नहीं लगता कि ये सब उसने जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए किया है? बलवीर बोले, पहले आने तो दो, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे, अभी से हम कुछ भी सोचना नहीं चाहते। मृत्युंजय बोला, जी जैसा आप ठीक समझे, बोलकर बाकी के कामों में बिजी हो गए और बलवीर ठाकुर एक बार फिर अपनी सोच में बिजी हो गए। घर आने में रात हो चुकी थी। अंकेश की गाड़ी घर के बाहर रुकी। सावी बिना किसी इंतजार के अंदर आ गई और बाथरूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कुछ देर शांति से खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सच था, कोई सपना नहीं। सावर के नीचे बैठकर उसने आंखें बंद कर लिया और एक एक करके बचपन से अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब सोचने लगी। जिस बाप के लिए उसकी बलि चढ़ गई, आज इतना सब कुछ उसके साथ होने के बाद पता चला कि हकीकत में वो उसका बाप ही नहीं है, बल्कि उसने तो उसे उठाया था दुश्मनी निकालने के लिए, इसलिए उसे यहाँ से नहीं निकाल पाया और सोचते हुए गुस्से से मुट्ठी कस गई। अंकेश अंदर आया और अपना कोट निकाल कर बेड पर रखते हुए बोला, सावी बाहर निकलो। सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश दरवाज़ा नॉक करते हुए, देखो पता है मुझे ये सब अचानक से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है और मैंने पहले ही बोला था तुमसे, तो बाहर निकलो। सावी ने अभी भी कुछ नहीं बोला। अंकेश बोला, देखो दरवाज़ा खोलो वरना मेरे पास इसकी चाबी है और मैं। सावी दरवाज़ा खोलते हुए बोली,
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जानते हो सब कुछ ना, तो ठीक है कुछ देर अकेला नहीं छोड़ सकते हो, अब तो कम से कम बख्श दो मुझे प्लीज़। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए, चेंज करो बीमार हो जाओगी। सावी बोली, बस बीमार होकर मर नहीं जाऊंगी। अंकेश बोला, अब क्यों मरना चाहती हो, सब कुछ तो क्लियर कर दिया मैंने, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। सावी बोली, तुम नहीं समझोगे, वो क्या है ना तुम कभी समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि खोया तो सब कुछ मैंने है, तुम्हें तो बस लेना आता है, चाहे वो जैसे भी हो, छीन कर या फिर किसी को मार कर या फिर ज़बरदस्ती करके। अंकेश उसे देखते हुए बोला, ठीक है, आज तक सिर्फ मैंने लिया है, यही बोल रही हो ना, जैसे सब कुछ तो तुम्हारे साथ हुआ है, मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ था डॉन बनकर। चलो कोई नहीं, चेंज करो, मुझे ज़्यादा सफाई देने की आदत नहीं है। सावी ने गुस्से से उसे देखा और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो अंकेश ने खाना लाने के लिए बोल दिया। सावी बोली, मुझे भूख नहीं है। अंकेश बोला, तुम्हारे ना खाने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, इसलिए खाना खाओ और आराम से सो जाओ। सावी बोली, एक काम करो, जहर खिला दो मुझे। अंकेश बोला, मैं किसी जहर से कम नहीं हूँ, एक बार आदत तो लगा लो, तिल तिल करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी अंकेश ठाकुर नहीं। कुछ देर बाद नौकर खाना रखकर चला गया। सावी शांति से बैठी हुई थी, अंकेश ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सावी बोली, क्यों कर रहे हो ये सब, जहाँ तक मैंने देखा बलबीर ठाकुर से तुम्हारी दोस्ती तो नहीं लग रही है। और पापा, फिर रुकते हुए बोली, बाकी सबने भी तुम्हारा नुकसान ही किया है और मैंने भी तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, तो फिर इन सब का क्या मतलब। अंकेश बोला, खाना खाओ, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। सावी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ये सब, जवाब दो। अंकेश खाना प्लेट में रखते हुए बोला, अंकेश ठाकुर कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता और ये बात भी सच है कि बलबीर ठाकुर का और मेरे पापा और दादा की पहले से ही दुश्मनी है, जिसका फ़ायदा तेजा और बहुत सारे लोगों ने उठाया और इन्हीं सब के वजह से मैंने अपने मॉम डैड को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी फैमिली से मिलो और जैसे ही मुझे इन सब के बारे में पता चला, मेरा पहला मकसद यही था कि तुम्हें उनसे मिलवा दूं और अगर तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो हम डाइवोर्स ले लेंगे, तुम उनके साथ आराम से रहो, मैं सिंगापुर वापस चला जाऊंगा। सावी बिना कुछ बोले प्लेट लेकर खाना खाने लगी। अंकेश उसे देख रहा था। सावी खाते हुए कुछ देर बाद बोली, ठीक है, तुम डाइवोर्स पेपर बना लो, मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। अंकेश ने आंखें छोटी करके उसे घूरा तो वो बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन ये तो सच में उसे डाइवोर्स देना चाहती है। सावी बोली, खाना अच्छा बना है, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी, उसके बाद तुम सिंगापुर जाकर अपना बिजनेस संभाल लो और जितना मैंने तुम्हारा नुकसान किया उसके लिए सॉरी। अंकेश बोला, बस सॉरी। सावी बोली, तुमने भी तो मेरे साथ इतना सब किया, तो हिसाब बराबर हुआ, अब ना तो तुम्हारा कोई एहसान है और ना ही। अंकेश उसके हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ बोले उसे किस करने लगा। सावी ने भी उसे नहीं रोका, बस आंखें बंद कर लिया। 10 मिनट बाद अंकेश उसे बेड पर धक्का मारते हुए बोला, तो क्या कह रही थी, हिसाब बराबर हो गया, लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। सावी उसके आंखों में देखते हुए बोली, हाँ तो रोका किसने है तुम्हें। अंकेश बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सावी उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोली, आज सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, आज कोई शिकायतें नहीं होंगी, आज सिर्फ तुम और मैं और कुछ नहीं। बोलते हुए उसके गर्दन में अपनी बाहें डाल दिया। अंकेश के हाथ उसके ऊपर कस गए, लाइट ऑफ कर दिया। ये रात आज तक की सबसे हसीन रात थी, इसमें कोई शक नहीं था। रात को 2 बजे अंकेश का फ़ोन बजा तो आंखें खोलकर फ़ोन देखा और फिर अपने ऊपर सावी को आराम से सोते देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसे एक साइड में सुलाकर फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद फ़ोन रखकर सामने देखते हुए बोला, बलबीर ठाकुर, तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी कि मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और तुम्हारी इकलौती बेटी मेरी बाहों में होगी। आज तक तुमने सिर्फ मेरा रास्ता काटा था, लेकिन अब तुम्हारे सारे रास्ते मेरे होंगे, अंकेश ठाकुर के, क्योंकि अंकेश ठाकुर कभी घाटे का सौदा नहीं करता। बोलते हुए अंदर आया जहाँ सावी आराम से सो रही थी तो उसके सर पर किस करते हुए बोला, हमारा डाइवोर्स कभी नहीं होगा बीबी, चाहे दुश्मनी खत्म हो या बढ़ जाए, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अंकेश ठाकुर की हो और किसी की नहीं। बोलकर बाहर स्टडी रूम में चला गया।
सावी ने आंखें खोल दिया। अंकेश के फ़ोन आने पर ही उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन उसने उसे महसूस नहीं होने दिया कि वो जाग रही है। कुछ देर बाद खुद को देखा और टाइम देखकर बाथरूम में चली गई और सावरान करके सर ऊपर करते हुए खुद से बोली, तुमने बस आज तक मेरा किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया है अंकेश ठाकुर। चाहे गलती जिसकी भी हो, सज़ा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिली, लेकिन बस अब और नहीं। तुमने मुझे मेरी पहचान देखकर और ये घटिया गेम खेलकर इस बार बहुत बड़ी गलती किया है। तो देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। बहुत एक तरफा खेल खेल लिया तुमने और बहुत खेलने के लिए छूट दिया मैंने। अब आमने सामने से लड़ना, क्योंकि अब मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। अंकेश स्टडी रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। स्टीफन उसके सामने आते हुए बोला, यस बॉस। अंकेश बोला, यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट हमारे बलबीर ठाकुर की वजह से रुके हुए थे, कल से सारे पर काम करो। 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। स्टीफन बोला, लेकिन बॉस वो सब तो। अंकेश बोला, अब कुछ नहीं होगा। बलबीर ठाकुर अब हमारे रास्ते नहीं आएंगे। इतना बड़ा एहसान जो किया है मैंने। तुम काम पर फोकस कर, मुझे रिपोर्ट चाहिए। स्टीफन बोला, यस बॉस बोलकर बाहर निकल गया और अंकेश वहीं चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगा। सुबह 8 बजे घर के बाहर शोर से अंकेश की नींद खुली। वो स्टडी रूम में ही बैठे बैठे सो चुका था। जब शोर की आवाज़ उसके कान में गई तो वो बाहर आया, जहां बलबीर ठाकुर, मृत्युंजय ठाकुर और कुछ लोग स्टीफन से उसी के बारे में बात कर रहे थे। बलबीर ठाकुर ने उसे देखा तो उसके पास आते हुए बोले, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, उम्मीद है तुम उसे हमारे साथ जाने दोगे। अंकेश ने सबको बैठने और खातिरदारी करने को बोला। मृत्युंजय बोले, भाई साहब ने क्या कहा, शायद सुना नहीं तुमने। हम यहाँ बैठने या फिर अपनी आवभगत करवाने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। अंकेश बोला, शायद आप भूल रहे हैं, वो आपकी बेटी रही होगी। फिलहाल में अंकेश ठाकुर की बीवी है वो। सावी बाहर आते हुए बोली, डाइवोर्स चाहिए मुझे। ये शादी तुम्हारी तरफ से किया गया ज़बरदस्ती था। मुझसे तो पूछा ही नहीं था तुमने कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, चलो हम बात करते हैं, सबके सामने तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावी बोली, नहीं, बहुत हो गई बातें, अब और नहीं करनी। और तमाशा कैसा, ये सब तो अपने लोग ही हैं और तुम्हारे तरफ के लोग भी तो जानते हैं इस तमाशे को। अंकेश बोला, सावी ये क्या बचपना है, चलो बात करनी है। सावी उसे देखते हुए बोली, नहीं ठाकुर साहब, सारे बचपने की कीमत चुकाई रात को ना, तो अब बस सब कुछ खत्म, अब और नहीं। बोलते हुए उसे क्रॉस करके आगे आते हुए बोली, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, मुझे अंकेश ठाकुर से डाइवोर्स चाहिए। अंकेश गुस्से में बोला, सावी। बलबीर बोले, आराम से, अब तक हम शांत थे क्योंकि तुमने हमारे ऊपर एहसान किया था हमें हमारी बेटी देकर, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो इसका मतलब है हम अपनी बेटी का पहला डिमांड ज़रूर पूरा करेंगे। अंकेश बोला, ये मेरा घर है और मेरी बीवी, तो आप हमारे बीच कुछ ना बोले तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो जो दुश्मनी खत्म हुई थी उसे अपना तांडव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बलबीर बोले, तुम धमकी दे रहे हो तो आजमा लो, खून की नदी ना बहा दिया तो मेरा नाम भी बलबीर ठाकुर नहीं। और बीबी थी, अब मेरी बेटी है, बलबीर ठाकुर की बेटी, और उसने तुम्हारे साथ रहने से इनकार किया है। अंकेश सावी को गुस्से में घूर रहा था। सावी के चेहरे पर स्माइल थी जिसे देखकर उसका खून उबल रहा था। ये लड़की ऐसा कुछ करेगी उसने दूर दूर तक भी इमेजिन नहीं किया था। मृत्युंजय ठाकुर सावी को, चलो बेटा भाई साहब चलिए, और फिर अंकेश को देखते हुए बोले, ठाकुर साहब आपने जितना खर्च किया है हमारी बच्ची के पीछे, सूद समेत वापस ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। अंकेश आराम से आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, और आपको लगता है आप लोग यहाँ से जा सकते हैं? मृत्युंजय ठाकुर बोला, अगर तुम दुश्मनी करना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंकेश बोला, दुश्मनी आप लोग करना चाहते हो, हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बिना कोई बात करने का मौका दिए बगैर अगर इस तरह से लेकर जाने के बारे में सोचोगे तो फिर मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। बलबीर कुछ सोचते हुए, ठीक है, एक आखिरी मौका है, तुम बात कर सकते हो, उसके बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने इतना कुछ किया है इसलिए हम तुम्हें आखिरी मौका दे सकते हैं बात करने का। अंकेश बोला, स्टीफन खातिरदारी करो, और सावी का हाथ पकड़कर बिना कुछ सुने अंदर चला गया।
रूम में आकर दरवाज़ा लॉक करते हुए बोला, ये क्या है? सावी हाथ बांधते हुए, क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया जो मैंने बाहर बोला? और मेरा फैसला अभी भी वही है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अंकेश सर पर 2 उंगलियों से सहलाते हुए स्माइल करते हुए बोला, और तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जा सकती हो? तो पहले ही बोला था ना कि यहाँ आने के बाद कोई गलती मत करना, फिर भी तुम। सावी बोली, ये गलती नहीं, तुम्हारी की हुई गलती को सुधार रही हूँ। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, देखो मैं इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता हूँ और इसी में सबकी भलाई है, तो तुम इसे क्यों? सावी उसकी बात बीच में काटते हुए, मैं भी वही चाहती हूँ कि ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करती थी, हूँ और रहूँगी। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी उम्मीद करना तुम्हारी बेवकूफ़ी है, मेरी नहीं। अंकेश गुस्से से उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तो फिर रात को क्या था, तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो? सावी बोली, वो तुम्हारी कीमत थी मुझे मेरी असली पहचान देने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अंकेश उसे घूरते हुए बोला, तुम अंकेश ठाकुर को कीमत देना चाहती हो? जानती भी हो मैं क्या कर सकता हूँ? सावी बोली, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इस बार मरना पसंद होगा मुझे, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना बिल्कुल नहीं। अंकेश बोला, ऐसा क्या किया मैंने जो तुम? सावी उसे घूरते हुए बोली, ना पूछो तो ही भलाई है, फिर भी जानना चाहते हो तो बस इतना सुन लो। आखिरी मौका था जो तुमने अपने फ़ायदे के सौदे के लिए कल रात को ख़त्म कर दिया। खुद को ठाकुर बोलते हो ना, लेकिन कल रात पता चला कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमसे अच्छी औकात तो तेज राणा की थी। अंकेश के हाथ हवा में मारते मारते भी रुक गए, गुस्से से उसके शरीर की सारी नसें उभर चुकी थी। सावी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रुक क्यों गए? अपनी औकात तो दिखाओ। वैसे क्या कीमत मांगने वाले थे बलबीर ठाकुर से? पर जो भी मांगो उम्मीद है पूरी करेंगे वो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात है भी नहीं। बोलकर जाने को हुई। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, तुमने जो कुछ भी सुना वो सब बस एक गलतफहमी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, इज्जत से जाने दो, वरना गोलियां चलाना अभी भी भूला नहीं है मैंने। और अपना हाथ छुड़ाकर बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई। बलवीर ठाकुर ने उसे अकेले बाहर आते देखा तो उसके पास आए। सावी बोली, अगर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं तो चलिए, वरना मैं कहीं और। बलवीर ठाकुर, तुम हमारा खून हो और तुम्हारी जगह ठाकुर निवास है। चलो, सब लोग तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और सबको इशारा करते हुए एक एक करके सब वहाँ से निकल गए। सब लोग जा चुके थे। अंकेश गुस्से में अभी भी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद स्टीफेन उसका दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, बॉस। अंकेश वैसे ही बोला, अंदर आ जाओ। स्टीफेन बोला, बॉस ये चेक ठाकुर साहब ने दिया है, बोला है जितना भरना है भर सकते हैं। अंकेश ने गुस्से से उसे देखा तो उसने सर नीचे कर लिया। अंकेश उसके हाथ से चेक लेकर फाड़ते हुए बोला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि किसको कीमत दे रहे हैं। अंकेश ठाकुर को, जिसे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे खरीद सके। और आज तुम जाओ और 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए, इतने दिन के प्रोग्रेस रिपोर्ट का। स्टीफेन वहाँ से चला गया। अंकेश गुस्से से सारा सामान फेंकते हुए, क्यों इतना असर करती हो? तुम्हारे लिए अपने हर रूल बदले, तुम्हारे हर गलती की सज़ा प्यार से दिया। मैंने तुमसे पहले ही बोला था मेरे साथ कोई गेम मत खोलना, लेकिन नहीं, तुमने फिर से मेरे साथ गेम खेला है। तो मैं भी देखता हूँ कौन है जो मुझे तुमसे दूर कर सकता है। तुम अंकेश ठाकुर की जिद जुनून जिंदगी हो। तुम्हें अंकेश ठाकुर से दूर कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, तुम खुद भी नहीं। इस बार जो भी मेरे रास्ते आएगा सब मरेंगे, ये बात भी याद रखना। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। लेकिन जो भी होगा आपको इंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।